हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू दिस लाइव सेशन ऑफ UEET। दिस इज रंजन। आप देख रहे हैं अद्वैत एजुकेशन ANJ एग्जाम्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड ट्रैक्शन की ये लाइव क्लास। तो इस क्लास पे हम आज कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो सेकंड मॉड्यूल हमारा ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। कल की क्लास में आप लोगों ने देखा ही था कि मॉड्यूल नंबर 2 जो है हम लोगों ने ऑलरेडी स्टार्ट कर रखा है, और आज उसका ही कंटेंट जो है हम देखने जा रहे हैं, दैट इज़ इलेक्ट्रिक हीटिंग एंड वेल्डिंग। सो इलेक्ट्रिक हीटिंग एंड वेल्डिंग को स्टार्ट करने से पहले एक बार जल्दी से मैं आपको हमारे ऑनगोइंग कोर्सेज का इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ, उसके बाद तुरंत ही हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे। ठीक है। सो अद्वैत एजुकेशन ANJ एग्जाम्स पर आपको ये सब ऑनगोइंग कोर्सेज ऑल स्टेट AEJ के फॉर EE EC ब्रांचेस मिल जाएंगे, जैसे कि SSC JEE हो गया इलेक्ट्रिकल के लिए 1 साल की वैलिडिटी के साथ ये अवेलेबल है। वहीं RRB JEE इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों ही ब्रांचेस के लिए अवेलेबल है, 1 साल की वैलिडिटी अलॉन्ग विथ लाइव क्लासरूम कोर्स। वहीं ब्रह्मास्त्र कोर्स भी हमारा अवेलेबल है दोनों ही स्ट्रीम्स के लिए, EE के लिए भी और EC के लिए भी, और यहाँ पर भी 1 साल की वैलिडिटी मिलती है लाइव प्लस रिकॉर्डेड लाइव के फॉर्म में। प्रश्नमाला सीरीज जो है हमारी वो भी ऑनगोइंग है, EE स्ट्रीम और EC स्ट्रीम दोनों के लिए 10,000 क्वेश्चन का कंपाइलेशन मिल जाएगा आपको इसके अंदर, और 1 साल की कोर्स वैलिडिटी अवेलेबल हो जाती है। ठीक है। वहीं इसके साथ MP व्यापम का कोर्स जो है इलेक्ट्रिकल के लिए वो भी अवेलेबल है 4 महीने की वैलिडिटी के साथ। Assistant Engineer Electrical, Assistant Engineer Electronics, these two courses are also available along with 1 year validity. Live plus recorded live के फॉर्म में ये दोनों कोर्सेज अवेलेबल रहेंगे आपके पास। और AEJ नॉन टेक अगर आप प्योरली लेते हैं तो 1 साल की वैलिडिटी, और जूनियर इंजीनियर टेक केवल अगर लेना चाहते हैं EE स्ट्रीम के लिए तो वो भी 1 साल की वैलिडिटी के साथ आपको अवेलेबल हो जाएगी लाइव प्लस रिकॉर्डेड लाइव के फॉर्म में। ठीक है। वहीं अगर आप UPPCL JEE इलेक्ट्रिकल या फिर UPPCL AE EC दोनों में से किसी भी स्ट्रीम के लिए आप कोर्स देना चाहते हैं तो 6 महीने की वैलिडिटी के साथ ये कोर्सेस अवेलेबल है हमारे पास। और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम जो है वो भी ऑनगोइंग है, तो आप उसमें भी खुद को एनरोल करा सकते हैं। लाइव क्लासरूम कोर्स होगा ये सीधे सीधे, तो आपके रिस्पेक्टिव एग्जाम के हिसाब से आपके इंटरव्यू की तैयारी करवाई जाएगी। ठीक है। 8 महीने की वैलिडिटी होगी आपके इस कोर्स की। अलॉन्ग विद दैट ये पूरे हमारे कंप्लीटेड कोर्सेज हैं, ये सब वो कोर्सेज हैं जिसे कंप्लीट किया जा चुका है, और रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके लिए ये भी अवेलेबल हो जाएंगे फॉर EE या EC ब्रांच। ठीक है। तो करना क्या है आपको, बस गेट अकेडमी लाइव क्लासेस ऐप को डाउनलोड करना है फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर, या फिर अगर आप चाहें तो ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू भी ये कोर्सेज ले सकते हैं। वेबसाइट है www.gateacademy.co.in। इस ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके आप कोर्स में खुद को एनरोल करवा सकते हैं। ठीक है। तो चलिए बिना देरी के सेशन को करते हैं स्टार्ट। आज की क्लास जो है, आज का सेशन जो है वो इलेक्ट्रिक हीटिंग एंड वेल्डिंग का यहाँ से शुरू होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम इलेक्ट्रिक हीटिंग, उसे कंप्लीट करेंगे और फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक वेल्डिंग का जो फॉर्म है उस पर जाएंगे। ठीक है। तो चलिए इलेक्ट्रिक हीटिंग शुरू करते हैं। और आज कल की क्लास में मैंने आप लोगों को पूरा बाइफर्केशन बताया हुआ था कि इस चैप्टर में हीटिंग को कितने कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। ठीक है। तो उसी बाइफर्केशन के आधार पर हम पूरी की पूरी हीटिंग का जो कंटेंट है वो पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। So this is our second module, मॉड्यूल नंबर 2, और पहला हाफ लिख देता हूं मैं बस, दैट इज इलेक्ट्रिक हीटिंग, है ना। पहला हाफ जो है विच इज इलेक्ट्रिक हीटिंग। चलिए देखते हैं इलेक्ट्रिक हीटिंग में क्या क्या पढ़ना हमको। देखिए इलेक्ट्रिक हीटिंग में मैंने आपको बताया था कि एक जो होता है दैट इज पावर फ्रीक्वेंसी हीटिंग, पावर फ्रीक्वेंसी हीटिंग, और सेकंड टाइप का जो हीटिंग होता है दैट इज हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग। हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग तो मतलब सप्लाई की फ्रीक्वेंसी के आधार पे जो हम सप्लाई दे रहे हैं ना, उसकी सप्लाई फ्रीक्वेंसी के हिसाब से बाइफर्केशंस ये दोनों के दोनों बनाए गए। ठीक है। तो या तो पावर फ्रीक्वेंसी, जो आइडियल जो स्टैंडर्ड जो पावर है जिस पर सप्लाई आ रही है उसी पावर या उसी फ्रीक्वेंसी की वोल्टेज और करंट पर हम हीटिंग प्रोवाइड कर देते हैं, और या तो फिर उनकी मैग्नीट्यूड्स को इंक्रीज करते हैं अप टू अ सर्टेन लेवल और उसके बाद उससे हीटिंग प्रोवाइड करते हैं। तो ये दोनों ही मेथड होते हैं हीटिंग के। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्रॉम पावर फ्रीक्वेंसी हीटिंग। नेक्स्ट क्लास में भले हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग को पढ़ेंगे हम लोग। तो पावर फ्रीक्वेंसी हीटिंग में मैंने आपको बताया था कि इसको प्रोवाइड करने के फिर से 3 कैटेगरीज होते हैं, 3 फॉर्म्स होते हैं। पहला होता है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस हीटिंग, फिर सेकंड था आर्क हीटिंग,
और थर्ड था इलेक्ट्रॉन बॉम्बार्डमेंट हीटिंग। ठीक है, रेजिस्टेंस हीटिंग, आर्क हीटिंग और इलेक्ट्रॉन बॉम्बार्डमेंट हीटिंग। वहीं हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग जो थी, इसे प्रोवाइड करने के हमारे पास कितने तरीके थे? दो तरीके। पहला, फर्स्ट वन वाज इंडक्शन हीटिंग, और सेकंड जो था दैट वाज डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग। फर्स्ट वन वाज द इंडक्शन हीटिंग एंड द सेकंड वन वाज द डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग। इंडक्शन हीटिंग और डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग, ये दो टाइप की हीटिंग जो थी वो प्रोवाइड करते हैं हम लोग इसमें। ठीक है, सो इनके अंदर भी वेरिएशंस होते हैं। आर्क हीटिंग के अंदर भी अलग अलग टाइप के वेरिएशंस हैं, वैसे ही रेजिस्टेंस हीटिंग के अंदर भी डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, आर्क के अंदर भी डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ऐसे बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं। तो इन सबको हम पढ़ेंगे यहाँ पे। आज की क्लास में शुरू करेंगे फ्रॉम द रेजिस्टेंस हीटिंग। चलिए शुरू करते हैं, है ना। सो वंस अगेन वेरी वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। आप जितने भी स्टूडेंट्स कनेक्टेड है, आप सभी को वंस अगेन वेरी वेरी गुड इवनिंग और वेलकम ऑन दिस क्लास। मस्त टाइप से सेशन को लाइक कर दीजिए और जल्दी से शेयर कर दीजिए अपने सभी ग्रुप्स में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। सब तक ये मैसेज जो है ये पहुंचना चाहिए कि क्लासेस ऑनगोइंग है आप लोगों के लिए। रेजिस्टेंस हीटिंग, और हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आप लोग नोट्स खुद से बनाइएगा प्रॉपर। इसकी कोई भी पीडीएफ, कहीं पे भी कोई भी इसकी पीडीएफ नहीं रहेगी, है ना। क्योंकि मेजर जो थिंग है वो ये है कि स्टूडेंट्स खुद से इसको समझ के अपने लैंग्वेज में अपने अकॉर्डिंग नोट्स बनाए। ये इसके पीछे का फंडामेंटल है। ठीक है, इसके पीछे का मेन मुद्दा यही है कि आपको पीडीएफ इसकी नहीं दिलाई जा रही है। ठीक, बट ये है कि कंटेंट आपको पूरा दिलाया जा रहा है। तो कंटेंट तो पूरा है ना यार, आप कंटेंट को देखिए और उसके अकॉर्डिंग अपने से नोट्स बनाते जाइए, आपके लिए इफेक्टिव होगा। आपको किसी पीडीएफ की जरूरत पड़ेगी भी नहीं। सो रेजिस्टेंस हीटिंग शुरू करते हैं। रेजिस्टेंस हीटिंग कैन बी ऑफ टू टाइप्स। सबसे पहले तो लिखते हैं दिस हीटिंग इज बेस्ड अपॉन I square R losses. This heating is based upon I square R losses of metallic sections. मटेरियल की रेजिस्टेंस के आधार पे, मटेरियल की रेजिस्टेंस के आधार पे ये जो हीटिंग है वो प्रोवाइड होती है। ठीक है, सो मटेरियल की रेजिस्टेंस के हिसाब से ये जो हीटिंग मेथड है वो प्रोवाइड हो रहा है। तो जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी उतना अच्छा हीटिंग प्रोवाइड होगा। इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि इसके लिए एक लिमिटेशन आ जाती है। क्या लिमिटेशन होती है? कि जो आपका मटेरियल है दैट नीड्स टू बी अ मेटल, एक कंडक्टर होना ज़रूरी, तभी उसके अंदर रेजिस्टेंस होगी। तो मतलब ये हीटिंग मेथड से क्या नॉन मेटल्स को हीट कर सकते हैं? क्या कभी नहीं कर सकते हैं। नॉन मेटल्स जो है उनको हीट नहीं कर पाएंगे हम लोग डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग से, तो बिल्कुल भी नहीं। तो आई स्क्वायर आर लॉसेस ऑफ मेटालिक सेक्शंस जो है उसके ऊपर बेस करता है ये वाला हीटिंग मेथड। ठीक है, आगे चल के मैं आपसे पूछूंगा कि ये मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट में किस मोड में आता है, वो आपको बताना रहेगा। खैर फिलहाल समझते हैं इसको। So it is provided in टू टाइप्स। दो तरीकों से इसको प्रोवाइड करते हैं हम लोग। कौन कौन से दो टाइप्स होते हैं इसके प्रोवाइड किए जाने के? सबसे पहला होता है डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग और दूसरा होता है इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग, है ना। डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग और इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग, ये दो कैटेगरी में इसको बाइफरकेट किया जाता है। ठीक है, दो टाइप से हम ये हीटिंग प्रोवाइड करते हैं। कैसे कैसे होता है देखते हैं। देखिए, सबसे पहले देखते हैं डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग। डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग कैसे प्रोवाइड होता है? देखिए, इसको प्रोवाइड करने का तरीका बिल्कुल सिंपल सा है।
डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग में हम करते क्या है कि जो मटेरियल है दैट इज़ टू बी हीटेड, उसको सीधे सीधे हम अपने सप्लाई सोर्स के साथ, अपने इलेक्ट्रोड्स के साथ सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं डायरेक्टली। तो मतलब जो आप सप्लाई करंट भेजते हैं वो उस चार्ज के साथ होते हुए अपनी सर्किट पूरी करती है। इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड के सेक्शंस जो है वो इंसर्ट कर देते हैं हम लोग। और ये जो पोर्शन है यहाँ पे हमारा चार्ज जो है वो प्लेस्ड रहता है। दिस इज आवर चार्ज। ठीक है, अब क्या होता है देखते हैं। यहाँ से सप्लाई जो है, सप्लाई लाइन जुड़ी होती है। अब इसमें या तो एसी सप्लाई दे दो या डीसी सप्लाई, फ़र्क नहीं पड़ता, इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो हियर द सप्लाई इज एसी या डीसी सप्लाई। ठीक है, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रोड्स हैं। ये हमारा कंटेनर है जिस कंटेनर के अंदर ये चार्ज लगा हुआ है। ठीक, लिखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। दिस इज द चार्ज, दिस वन इज द कंटेनर, ये इलेक्ट्रोड्स 1 and 2 सप्लाई। ठीक है, these are the electrodes 1 and 2, this is the charge and this is the container। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? तो अब क्या होता है कि जब हम इसमें एसी या डीसी सप्लाई में से कोई भी एक टाइप की सप्लाई देते हैं, सप्लाई यहाँ से जाती है, यहाँ से जो है कंडक्शन होके इस पॉइंट तक कंप्लीट होता है। ठीक है, तो चार्ज बोलने का मतलब क्या है? चार्ज उस पार्टिकल को बोलते हैं, उस सब्सटेंस को बोलते हैं जिसे गर्म किया जाना है, जिसे हीट किया जाना है। जैसे यहाँ पे ये चार्ज लिक्विड हो सकता है, कोई और मेटल हो सकता है, पॉसिबल है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसमें? जल्दी शॉर्ट में लिख लेते हैं इसके बारे में। हियर the metal electrodes are connected in series with charge and AC or DC supply is passed through it. This causes the dissipation of heat। इसमें एक प्रॉब्लम होता है डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग में ना, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है ना कि जिस सब्सटेंस को आपको हीट करना है, दैट नीड्स टू बी अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। उस सब्सटेंस का हीट और इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होना ज़रूरी है। सो उस पर्टिकुलर सब्सटेंस को गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होना पड़ेगा, ऐसा है। ठीक है, डन, यहाँ तक लिख लिया सभी ने? ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो इससे डिसिपेशन ऑफ हीट जो है वो होना शुरू हो जाता है। एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या क्या है देखिए। द थिंग इज कि यहाँ पे जो चार्ज होता है उसके थ्रू करंट फ्लो हो रही होती है। करंट फ्लोज through the charge
current flows through the charge through via electrodes ठीक है, करंट फ्लो होगी चार्जेस के थ्रू इलेक्ट्रोड्स के द्वारा, ठीक। नेक्स्ट, हीट लॉस इज नेग्लिजिबल। ऐसा क्यों होता है इसमें? मतलब हीटिंग की एफिशिएंसी बहुत अच्छी मिलती है हमको। एफिशिएंसी अच्छी मिलने के पीछे रीज़न ये है कि यहाँ पे हीट वेस्ट नहीं हो रहा है कहीं पे। इलेक्ट्रोड से जो सप्लाई जा रही है वो इस चार्ज के थ्रू होते हुए गुजर रही है। अब चार्ज के अंदर का जो रेजिस्टेंस है उसी रेजिस्टेंस के हिसाब से यहाँ पे I²R के फॉर्म में हीट का डिसिपेशन हो रहा है, ठीक है, उस फॉर्म में लॉसेज हो रहे हैं, उसी फॉर्म में हीट मिल रहा है हमको। तो इसलिए एनर्जी का लॉस जो है ना वो यहाँ पे नेग्लिजिबल हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी का लॉस नहीं देखने को मिलता है हमको, ठीक है। तो ये इसका एक एडवांटेज भी है, दिस इज अ काइंड ऑफ एडवांटेज ऑल्सो। क्लियर यहाँ तक? डन। चलिए नेक्स्ट, अगला पॉइंट लिखते हैं। इसका डिसएडवांटेज ये है कि करंट फ्लो रही होगी चार्ज से, तो उस दौरान आप चार्ज मटेरियल को टच नहीं कर सकते हो, यूज़ नहीं कर सकते हो, ऐसा कुछ है ना। अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज़ ऑल गुड। तो अगर आपने गीज़र लगा रखा है और गीज़र में रेजिस्टेंस हीटिंग में डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग हो रहा है, तो सपोज कर लीजिएगा कि वहाँ पे आपका चार्ज जो है वो वही पानी है जिससे आप नहाने वाले हो। तो अगर इस ड्यूरेशन में आपने वहाँ पे नल का फ्लो चालू कर दिया तो वो पानी वहाँ से बहते हुए पहुँचेगा और वो पूरी तरह से इलेक्ट्रीफाई कर देगा चीज़ों को, ठीक है, तो वो टफ होगा। तो इसलिए हम डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग का इस्तेमाल नहीं करते हैं इस टाइप के होम बेस्ड एप्लीकेशंस में। तो फिर किसका इस्तेमाल करते हैं? सेकंड पॉइंट, इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग का यूज़ करते हैं ज़्यादातर। इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग, ठीक है। ये कौन सी मेथड है, इसमें क्या होता है समझते हैं अभी पूरी चीज़ें, है ना। सो व्हाट डू वी डू इन द इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग, इसमें क्या करते हैं इस केस पे? डायग्राम से समझते हैं ना इसको भी। है ना, इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग देखिए इसमें क्या करते हैं हम लोग। देखिए अब सपोज कर लीजिए कि यहाँ पे हमारा चार्ज मटेरियल है ना, चारों तरफ यहाँ पर कोई चार्ज मटेरियल है जिसको हमको हीट करना है। सो दीज आर ऑल द चार्जेस विच आर टू बी हीटेड। ठीक है, अब यहाँ पे करते क्या है हम लोग कि इसके अंदर एक और क्लोज चेम्बर जो है वो बना रखा है। इसके अंदर ना एक और क्लोज्ड चेम्बर जो है वो हम लोगों ने क्रिएट करके रखा है, ये वाला क्लोज चेम्बर। इस क्लोज चेम्बर के अंदर क्या होगा, देखिए इस क्लोज चेम्बर के अंदर ऐसा रेजिस्टिव सेक्शन होगा। ऐसा रेजिस्टिव सेक्शन होगा और ये रेजिस्टिव सेक्शन जो होगा इसे बाहर सप्लाई दी जा रही होगी फ्रॉम एनी सोर्स। तो ये सप्लाई का जो सोर्स है दिस कैन बी एन एसी सप्लाई या फिर डीसी सप्लाई, है ना। इट कैन बी एन एसी सप्लाई और इट इज अ डीसी सप्लाई। पूरी चीज़ों को ध्यान से देखिएगा, अभी 2 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा।
So these are the charges to be heated. ये हमारा closed container है, ये inner closed container, inner closed chamber है, and this is the internal resistance. Charge which is to be heated. Outer enclosure, ये हो जाएगा इनर एनक्लोजर. यहाँ दो बातें हैं. आउटर एनक्लोजर जो होगा वो इंसुलेटेड रहेगा पूरी तरह से, और इनर एनक्लोजर जो होगा वो कंडक्टिव इन नेचर होगा. दोनों के बीच में डिफरेंस होता है. और ये क्या है? दिस इज द रेजिस्टेंस. तो नाइक्रोम वगैरह का वायर जो है उसको हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं नॉर्मली, और इसकी रेजिस्टेंस जो है वो काफ़ी अच्छी खासी हाई रहती है, जिसके हिसाब से आई स्क्वायर आर का लॉसेस जो है वो हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा. अब क्या होता है, इसमें हम लोग एसी या डीसी जो भी सप्लाई दें अच्छी खासी इंटेंसिटी की, उससे क्या होगा, ये जो नाइक्रोम का वायर होगा वो हीटअप होना शुरू हो जाएगा. हीटअप होगा, ग्लो होगा. अंदर का ये जो कंटेनर आपको दिखाई दे रहा है, कंटेनर नंबर 1, ये किसका बना हुआ है? मेटालिक पार्ट का बना हुआ है. ठीक है, मेटल का कंटेनर है. मेटल कंटेनर होने की वजह से ये क्या करेगा? हीट आसपास रेडिएट करना शुरू करेगा. रेडिएट नहीं करेगा, इनफैक्ट कंडक्ट करना शुरू करेगा. हीट का कंडक्शन जो है वो यहाँ से अब शुरू हो जाएगा. ठीक, ये कंडक्शन धीरे धीरे चार्जेस के पास तक पहुंचेगा. ये कंडक्शन आसपास की चार्जेस को अफेक्ट करेगा. एक और चीज़ होगी यहाँ पे, ये जो बाहरी कंटेनर है इसके अंदर का पोर्शन मेटल का होगा, तो मतलब हीट अगर एक पोर्शन पे हो रही है तो वो हीट फैलते फैलते पूरे मेटल में चली जाएगी. लेकिन इसका बाहर का पोर्शन जो होगा वो इंसुलेटेड होगा. इंसुलेटेड होगा तो अंदर की हीट बाहर नहीं जा पाएगी, बाहर नहीं निकल पाएगी हीट. तो इनर पोर्शन का जो सब्सटेंस है वो ज़्यादा हीट होगा, जल्दी हीट होगा और देर तक हीटेड रहेगा. ये तीन चीज़ें इसके अंदर प्रोमिनेंटली होती है. ठीक है, देख लें इसके बारे में थोड़ा सा. सो इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग. Here, two enclosures are used. सबसे पहली पॉइंट तो यही है कि यहाँ पे दो एनक्लोजर्स का इस्तेमाल होता है. बाकी जगह पे एक ही एनक्लोजर था, यहाँ पे दो एनक्लोजर है. दूसरा पॉइंट, inner enclosure has resistance of high value to dissipate heat. है ना, अंदर का जो एनक्लोजर है उसकी रेजिस्टेंस काफ़ी हाई वैल्यू की, जस्ट सो दैट कि इट कैन डिसिपेट द गुड अमाउंट ऑफ हीट. हीट अच्छे से प्रॉपरली डिसिपेट कर सके इसलिए. आगे लिखते हैं द हीट is dissipated to the charges through, and the heat is dissipated. यहाँ पे जो हीट बनी वो बाहर के चार्जेस तक मिल गई. किस मोड से? थ्रू कंडक्शन. मोड ऑफ कंडक्शन, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट. ये पूरा लाइन लिख लीजिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ेंगे. तो हो क्या रहा है, हीट जो डिसिपेट हो रही है, जो चार्जेस तक पहुंच रही है, जो हीट कंडक्शन मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट के थ्रू फिनोमिना से वो हो रही है. ठीक है, वहाँ पे कंडक्शन का मैकेनिज्म ऑकर हो रहा है. तो मॉलिक्यूलर ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल वो यहाँ पे ऑकर हो रहा है. हो गया यहाँ तक? चलिए आगे लिखते हैं. नेक्स्ट थिंग,
तो हीट का कंडक्शन इस फिनोमेना से हो रहा है, आसपास की जो चार्ज मटेरियल्स है वो धीरे धीरे गर्म होना शुरू हो जाएंगी, और चूंकि मॉलिक्यूलर ट्रांसफर हो रहा है तो इसलिए बाकी की जो पूरी की पूरी चार्जेस हैं वो पूरी तरह से हीट अप हो जाएंगी। वहीं हम लोगों ने क्या किया, अंदर का जो पैनल है, अंदर का जो यहाँ का पोर्शन है इस हीटर का, उसको हम लोगों ने इंसुलेट करके, मतलब उसको हम लोगों ने मेटल का बना के रखा और उस मेटल को इंसुलेट करके रखा है बाहर की बॉडी से, जिससे क्या होगा कि हीट जो है वो रन आउट नहीं हो जाएगी। हीट जो है कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हीट डिसिपेट होकर बाहर चली गई पूरी की पूरी, है ना। सो दिस विल बी द कंडीशन ऑफ लॉस, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। लिख लेंगे तो बताइएगा आप लोग। चलिए फिर आगे लिखते हैं इसमें। हियर द इनपुट सप्लाई कैन बी एसी और डीसी। है ना, यहाँ पे इनपुट सप्लाई जो होगा या तो एसी हो सकता है, डीसी हो सकता है, दोनों टाइप का सप्लाई मैंडेटरी। ओके, ठीक। ये था इनडायरेक्ट मोड ऑफ रेजिस्टेंस, इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग मोड ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग। इलेक्ट्रिक हीटिंग में रेजिस्टेंस हीटिंग जो है इसको इतना ही मैकेनिज्म से प्रोवाइड करते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फॉर्म में। इनडायरेक्ट में एडवांटेज ये होता है, इसका एडवांटेज क्या है बता देता हूँ मैं। एडवांटेज ये है, मटेरियल गेट्स है ना, द मटेरियल गेट्स फुल्ली मैग्नेटाइज्ड। इन दिस मेथड, ठीक है। तो जो मटेरियल होता है उसको फुल्ली मैग्नेटाइज करने के लिए हमको इस मेथड की ज़रूरत पड़ती है। जो मटेरियल है उसको फुल्ली मैग्नेटाइज अगर करना है, और यूनिफॉर्मली खास तौर पर, प्लस दूसरा हम इसको एसी डीसी दोनों सप्लाई पे काम करा सकते हैं, इसका मतलब और ज़्यादा वर्सेटाइल हो गया। तो ये सब इसके बेसिक्स हैं, है ना, यही सब इसके बेसिक्स हैं। लिख लीजिए एक बार सभी लोग, चेक कर लीजिए आप लोगों ने लिख लिया ना पूरा थ्योरी इसका। तो फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, टॉपिक नंबर 3। ये डन, आगे बढ़ें। ठीक है, ठीक है, इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग भी हो गया। इन दोनों का एग्जांपल, दोनों का एप्लीकेशन जरूर से बताना है आप लोगों को, डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग और इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग। हो गया लिखना सभी का। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट टाइप ऑफ हीटिंग मेथड इज आर्क हीटिंग। सो द नेक्स्ट मेथड ऑफ हीटिंग इज आर्क हीटिंग। सेम उसी कैटेगरी में आता है, ये भी पावर फ्रीक्वेंसी हीटिंग की कैटेगरी में। देखते हैं इसके एग्जांपल से समझते हैं। दिस हीटिंग मेथड uses the principle of
आयोनाइजेशन ऑफ एयर बिटवीन the two electrodes. फिर से पढ़ें. This heating method uses the principle of ionization of air between the two electrodes. कैसे? चलिए पहले इसका टाइप लिखवाता हूँ, फिर आपको दोनों कंटेंट, इसका दोनों पॉइंट्स बताता हूँ मैं जल्दी से. Ionization of air between the two electrodes. So this is possible है ना. So this is possible when the distance and not SID, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं. When the distance and when the distance is between the two electrodes is less. आप लोगों ने कई सारा एक्सपेरिमेंट देखा होगा. HV लैब अगर आप गए होंगे, हाई वोल्टेज लैब होता है, प्री फाइनल ईयर में करवाया जाता है, उसको फाइनल ईयर में करवाया जाता है नॉर्मली यहाँ पर. तो वहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि हाई वोल्टेज डिस्चार्ज का टेस्ट, कोरोना टेस्ट, ये सब बहुत सारा चीज़ों का टेस्ट होता है. कोरोना मतलब पावर सिस्टम वाला कोरोना, ठीक है, वो कोविड-19 वाला कोरोना मत सोच लीजिएगा. तो ये सारे टेस्ट जो है ना, ये होते रहते हैं, ठीक है. तो अब ये जो टेस्ट होते हैं उसमें आप देखे होंगे स्फीयर गैप टेस्ट होता है. दो ऐसे स्फीयर्स रहते हैं, पर्टिकुलर डिस्टेंस पर रखते हैं, उनके बीच में गैप इतना रखा जाता है कि जितनी हम सप्लाई इंक्रीज़ करें या जिस लेवल तक हम जाने वाले हैं, उसी सप्लाई रेंज के अंदर उसके अंदर डिस्चार्ज हो जाता है. तो दूरी को कम रख सकते हैं वहाँ पे अगर आप चाहें. अगर आपकी सप्लाई की पोटेंशियल जो है वो उतनी ज़्यादा नहीं है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, कम पोटेंशियल की सप्लाई है, तो आप ये कर सकते हैं. तो पहले लिखते हैं कितने टाइप की आर्क हीटिंग होती है ना. पहले लिखते हैं कि आर्क हीटिंग कितने टाइप से क्लासिफाई होती है. लिखते हैं इसके अंदर. So arc heating is classified in two types. कौन कौन से दो टाइप्स? फर्स्ट इज direct arc heating and the second one is indirect. सेकेंड वन इज इनडायरेक्ट आर्क हीटिंग. दो टाइप से आर्क हीटिंग प्रोवाइड होती है. दोनों के डायग्राम से समझते हैं, आसानी से जल्दी से समझ में आ जाएगा, ठीक है. डायरेक्ट आर्क हीटिंग और इनडायरेक्ट आर्क हीटिंग. चलिए देखते हैं इस पॉइंट्स को तुरंत के तुरंत. ठीक है. सो आर्क हीटिंग जो है, इसके अंदर हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आर्क हीटिंग का फॉर्म जो है ये देखने को है, ठीक है. और इसमें डायरेक्ट हीटिंग, इनडायरेक्ट हीटिंग ये कैसे प्रोवाइड होता है, क्या क्या तरीका होता है, किसमें आर्क जो है चार्ज के थ्रू होके गुजरती है और किसमें सेपरेटली उससे हीट पहले क्रिएट करते हैं और फिर उसको कंडक्शन मोड के साथ हम दूसरे सब्सटेंस को या चार्ज को प्रोवाइड करते हैं. ये दोनों का दोनों मेथड जो है आराम से देखेंगे. आज की क्लास जो है उसमें सिर्फ इतना ही देखते हैं, रेजिस्टेंस हीटिंग तक का पार्ट जो है उससे ही देखते हैं. नेक्स्ट सेशन में जब आपसे मिलूंगा तो थोड़ा सा लंबा सेशन रहेगा हमारा, जिसमें कि आर्क हीटिंग को एकदम प्रॉपरली मस्त से कंप्लीट करेंगे और उस इलेक्ट्रॉन बॉम्बार्डमेंट हीटिंग जो है उसे भी मस्त टाइप से पढ़ेंगे, ठीक है. सो आज का सेशन अब चलिए यहीं पर मैं एंड अप करता हूं. मिलता हूं आप सभी से नेक्स्ट सेशन में. टिल देन स्टे कनेक्टेड. कल फिर से रात 9 बजे मिलेंगे हम लोग UEET के नए लेक्चर के साथ. थैंक यू वेरी मच.